हेलो फ्रेंड्स, हम सब बिहार समग्र रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त काल में बिहार। ये सीरीज़ आपके बहुत से बिहार गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल में बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस हो गया, वनडे एग्जाम एंड ऑल बिहार गवर्नमेंट एग्जाम। सो बिहार समग्र के रिवीजन के लिए इस सीरीज के प्लेलिस्ट को फॉलो करें, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। सो अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल लगे तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, ड्रॉप ए कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में बिहार। मौर्य काल के पतनोपरांत दीर्घकाल तक भारतवर्ष की एक वंश के शासक के अधीन नहीं आ सका। मतलब जब तक मौर्य काल का काल रहा तब तक कोई दूसरा उस पर शासक नहीं कर पाया। मौर्य काल के बाद गुप्त काल का शासक चला। इस कमी को गुप्त सुशासकों ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनैतिक व्यवस्था के अधीन कर विज्ञान, गणित, वाणिज्य, खगोश विज्ञान, साहित्य, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में चतुर्दिन विकास किया। फलतः भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल मतलब गोल्डन एज कहा गया है। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी सदी के अंत में प्रयाग के निकट, प्रयाग वो उत्तर प्रदेश में जो है सो प्रेजेंट में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक मतलब प्रेजेंट का उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त कुषाणों के समान थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही जाता है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ी तथा उत्थान चौथी शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ। इस वंश के शासकों का विवरण निम्न है, इस प्रकार है, देखते हैं। पहला श्रीगुप्त। प्रयाग प्रास्थी के अनुसार गुप्त वंश की स्थापना 275 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त ने अयोध्या तथा उसके पूर्व में सारनाथ क्षेत्र पर 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन किया। श्रीगुप्त के पश्चात 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इसके पुत्र घटोत्कच शासन किया था। घटोत्कच का शासन काल 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक चला। घटोत्कच श्रीगुप्त का पुत्र था। यह 280 ईस्वी से 319 ईस्वी तक इसका शासन चला था। साम्राज्य बना रहा ये। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावित गुप्त ने पूना और रिद्धपुर तामपात्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। चंद्रगुप्त का शासन चला 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त गुप्त वंशावली में सबसे पहला स्वतंत्र शासक था। पुराणों तथा प्रयाग प्रास्थी से चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। इससे पुराणों और प्रयाग प्रास्थी से। कुमार देवी के साथ विवाह संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। कुमार देवी कहाँ की थी? वैशाली राज्य की थी। वैशाली की लिच्छवी की थी और उससे विवाह करके वैशाली राज्य को प्राप्त किया और पाटलिपुत्रा में अपना राजधानी कैपिटल भी बना लिया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने के सिक्के चलाए थे। गोल्डन कॉइन जो था वो चलवाया। इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त एवं कुमार देवी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम पिक्चर था और दूसरी तरफ थी माँ लक्ष्मी की पिक्चर। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। देखते हैं समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त का बेटा, कुमार देवी के गर्भ से जन्म लिए थे। समुद्रगुप्त का जन्म लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ से हुआ था। इन्हें पराक्रम कहा गया है, बहुत पराक्रमी थे। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी कवि था। हरिसेन पोएट्री था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रास्थी से समुद्रगुप्त के राज्योद्धार, विजय तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के लगातार विजय अभियानों को देखते हुए B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन उसकी उपाधि दी थी। किसने? B.A. स्मिथ ने। उसने उत्तरी भारत आर्यवर्त के 9 राजाओं एवं दक्षिण पथ के 12 शासकों को पराजित किया था। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब वो जीत गया था उसके बाद उसने यज्ञ करवाया। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ, जिसकी जानकारी सिक्के एवं प्रवर्तिक अभिलेखों से मिलती है।
समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला उच्च कोटि का विद्वान था, विद्या का उदार संरक्षक था। उससे कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त को कविराज भी, उसको कविताएं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसको। समुद्रगुप्त एक महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादक का शौक था। उसे वीणा वादक का भी शौक था। एक सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। काव्य कलांकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमाचल से लेकर विंध्य पर्वत तथा पूर्व में प्रेजेंट में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था, विस्तार था उसका। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका दूसरा नाम था विक्रमादित्य। उसका शासक चला 380 से 412 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेखित है। हालांकि इन दोनों शासकों के बीच रामगुप्त नामक दुर्बल मतलब कमजोर राजा शासक किया, उसका अस्तित्व भी पता चलता है, शासक किया था। सो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवर्षि आदि है। उसने विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की। उसने नागवंश, वकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नाग के साथ विवाह किया, जिससे कन्या प्रभावती गुप्ता पैदा हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 389 ईस्वी में सकराज रुद्रसिंह तृतीय पर विजय प्राप्त करने के उपरांत विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और रजत मुद्राएं जारी की। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त यमहर्ष चरित में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकाड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? सकाड़ी। ऐसा शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में कहा गया है। जब उसने शकों पर विजय प्राप्त किया था तो उसे सकाड़ी कहा गया था, सकाड़ी की उपाधि मिल गई थी। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने प्रभावित गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया। गुजरात और काठियावाड़ पे विजय प्राप्त किया अपनी बेटी के सहयोग से। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही फरहान नामक चीनी यात्री 399 ईस्वी से 414 ईस्वी भारत आया था। फरहान का यात्रा वृत्तांत फो क्यों की में गुप्तकालीन भारतीय संस्कृति का सुंदर वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात अनेक गणराज्यों द्वारा अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी गई थी। जब उसकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद सारी स्वतंत्रता घोषित हो गई थी। तत्पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणराज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। अपनी विजय के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, उसका विस्तार था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, कैपिटल जो बनाया था पाटलिपुत्र, और सेकंड राजधानी हुआ था उसका उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल कला एवं साहित्य का स्वर्णयुग कहा गया है। कला साहित्य के लिए फेमस है उस काल को। उस काल में बहुत सारे कला साहित्य भी मिले हैं, उसके बारे में भी देखेंगे आगे। उसके दरबार में नवरत्नों की एक मंडली होती थी जिसमें विभिन्न विद्वानों के विशेषज्ञ शामिल थे। नवरत्न की मंडली थी, देखते हैं नवरत्न को। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न हैं। पहला था धन्वंतरी। नवरत्नों में इनका स्थान सर्वोपरि था। यह एक प्रसिद्ध वैद्य थे। इनके रचित 9 ग्रंथ पाए जाते हैं। वे सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र से संबंधित थे।
रोग निदान, वैद्य, चिंतामणि, विद्वान प्रकाश, चिकित्सा, धन्वंतरी, निघट्टू, वैदक, भास्करोदय तथा चिकित्सा सार संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी इनकी रचनाएं हैं। आर्ट से जो इन्होंने बनाए थे, लिखे थे। चिकित्सा में ये बड़े सिद्धहस्त थे। इनका काम था युद्ध में घायल सैनिकों को शल्य चिकित्सा देना। सुश्रुत संहिता के रचयिता सुश्रुत के गुरु भी थे। ये सुश्रुत के गुरु भी थे। दूसरा है छपनक। ये एक सन्यासी थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिनमें भिक्षाटन के उपलब्ध बताया जाता है। ग्रंथ है ये जो भिक्षाटन नाम है, और भी ग्रंथ होंगे लेकिन बस इसमें भिक्षाटन बताया गया है। थर्ड है अमर सिंह है। ये प्राकांड विद्वान थे। प्राकांड विद्वान, इनका प्रमुख ग्रंथ अमरकोश है। इसे विश्व का पहला समांतर कोश माना जाता है। इस कोश में करीब 10,000 नाम हैं। ग्रंथ लिखे थे, बुक जो है वो उसका नाम है अमरकोश। फोर्थ है शंकु। इनका पूरा नाम शंकुकक है। शंकुका। इनका एक ही काव्य ग्रंथ है जो है भुवन पद्यम, बहुत प्रसिद्ध रहा है। इनको संस्कृत का प्रखंड विद्वान माना जाता है। संस्कृत में लिखे हैं और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान थे ये। नेक्स्ट है हमारे वेताल भट्ट। विक्रम और वेताल की कहानी जगत प्रसिद्ध है। विक्रम वेताल की कहानियाँ सब बहुत सारी सुनने को मिली हैं, देखने को मिली हैं, जिसमें वेताल पंचवंशति के रचयिता थे। वेताल पच्चीसी से ही यह प्रसिद्ध होता है कि राजा विक्रमादित्य के वर्चस्व से वेताल भट्ट कितने प्रभावित थे। इन्होंने विक्रम वेताल के माध्यम से विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम को कथाओं में पिरोया है। जितना उनको साहस बल उनको मिला, उनको लगता है ये विक्रम और वेताल की कहानियाँ इसलिए प्रसिद्ध की गई है। वेताल से घटखप्पड़। नेक्स्ट है घटखप्पड़। ये विक्रमादित्य के 9 रत्नों में संस्कृत के ज्ञात थे। ये भी संस्कृत जानते थे, संस्कृत के ज्ञातक थे। ये संस्कृत के यमक और अनुप्रास के विशेष ज्ञातक थे। इनकी रचना का नाम घटखप्पड़ काव्यम है। इनका दूसरा ग्रंथ नीतिसार है। जो ग्रंथ सब लिखे हैं उन सबको। 7th है कालिदास। ऐसा माना जाता है कि कालिदास सम्राट विक्रमादित्य के प्राण प्रिय कवि थे। पोएट्री, कालिदास तो फेमस पोएट्री है। उन्होंने भी अपने ग्रंथों में विक्रम के व्यक्तित्व का उज्जवल स्वरूप निरूपित किया है। वह न केवल अपने समय के अप्रियतम साहित्यकार थे, अपितु आज तक भी कोई उन जैसा अप्रियतम साहित्यकार उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके 4 काव्य और 3 नाटक काफी प्रसिद्ध हैं। जो है अभिज्ञान शकुंतलम उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। शकुंतलम जो है, विज्ञान शकुंतलम, सब जानते हैं उनके इसके बारे में। कालिदास की रचना है। 8वें नंबर पे आते हैं वराही मिहिर। ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं, मैथमेटिक्स के हैं। इन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। इनमें सूर्य सिद्धांत, बृहजातक, बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटक, लघु जातक, योग यात्रा आदि मुख्य रचनाएं हैं इनकी, वारा मिहिर की। 9 रत्न में है। 9वें नंबर पे है वर्ण रुचि। कालिदास की भांति ही वर्ण रुचि भी अत्यंत काव्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। पत्र कौमुदी, सदुत्की, मृत, सुभाषितावली इनकी प्रमुख रचनाओं में गिनी जाती है। कुछ नोट है, देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों के अलावा इतिहास में सम्राट अकबर के 9 रत्न और शिवाजी के अष्टप्रधान तथा कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज के नाम से विशेष कैबिनेट रखने की चर्चा मिलती है। वर्तमान संदर्भ में किचन कैबिनेट अथवा
कैबिनेट सरकार के अंदर जो जाता है वह उस समय के नवरत्नों जैसा ही माना जाता है। तो नवरत्नों जैसा ही होता है जो जो मेन